नमस्कार, मेरे देश की धरती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मेरे देश की धरती से जुड़ी सभी कहानियों का सरोकार सीधे आपसे है। हम खेत खलिहान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, कृषि के अलावा जो रोजगार के अन्य विकल्प हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही रोजगार परक कहानी से शुरुआत करते हैं। मत्स्य पालन को लेकर केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की एक योजना को स्वीकृति दी ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बाकी जो राज्य हैं उसमें मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। नील क्रांति का भी मकसद और उद्देश्य यही था कि देश में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और एक जिससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। इस समय अगर हम बात करें तो देश में लगभग 1.5 करोड़ मछुआरा समुदाय है, जिसमें से लाखों लोगों को मछली पालन में रोजगार मिल रहा है। इसके साथ साथ जो किसान है वो भी अपने खेत के आसपास के जो तालाब है उसमें मछली पालन करके आय का एक अन्य स्रोत ढूंढ सकते हैं। तो पेश है हमारे संवाददाता विकास सिंह की यह खास रिपोर्ट। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मत्स्य उद्योग भारतीय इतिहास में दर्शन और भोजन दोनों दृष्टि से बेहतर है। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित है तथा जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को बायो इंडिकेटर माना गया है। विभिन्न जल स्रोतों में चाहे तीव्र अथवा मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियां, प्राकृतिक झीलें, तालाब अथवा मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। मछली से सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलता बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष महत्व है। मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 75% का अनुदान मछली पालकों को दिया जाता है। मत्स्य विकास अभिकरण के तहत जो मत्स्य पालक हैं उनको केंद्र की तरफ से 75% और 25% राज्य की तरफ से धन दिया जाता है और उसमें 20% सामान्य वर्ग के लोगों को सब्सिडी मिलती है और 25% SC/ST लोगों को सब्सिडी मिलती है और कई योजनाएं हमारे मत्स्य विभाग में चल रही हैं। जिस प्रकार कृषि के लिए भूमि आवश्यक है उसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए तालाब की आवश्यकता होती है। ग्रामीण अंचलों में विभिन्न आकार प्रकार के तालाब व पोखर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं जो कि निजी संस्थागत अथवा गांव सभाओं की संपत्ति होते हैं। तालाबों में मछली पालन एक अच्छा रोजगार के रूप में उभर कर सामने आता है। मत्स्य पालकों को बढ़ावा देने के लिए फीड मिल भी प्रदान किए जा रहे हैं। जो मत्स्य पालक फीड मिल लेना चाहते हैं उनको 50% सब्सिडी पे फीड मिल भी देने का काम किया गया है और कई प्रदेश में फीड मिल लग चुके हैं और कई बड़े भी फीड मिल लग रहे हैं। हमारे हरदोई जनपद में भी एक बड़ा फीड मिल लगा है और कई सेंट्रल और राज्य मिलकर कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक फिश पार्लर योजना है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। फिश पार्लर में 50% छूट दी जा रही है। 5,50,000 का है उसमें 50% छूट दी जा रही है। जो भी हमारे नौजवान रोजगार करना चाहते हैं उनको फिश पार्लर दिया जा रहा है। मछुआरा समुदाय को सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाओं का फायदा दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन अहम भूमिका अदा करता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए मछली पालन कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। जितनी भी योजनाएं आती हैं समय समय पे हम लोग चलाते रहते हैं और जिलों के माध्यम से हमारे अधिकारी वहां प्रकाशित करवाते हैं। उसमें लोग अपना फॉर्म भरते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और फिर हम अनुदान देते हैं और बैंक से लोन कराने के हमारे यहाँ से स्वीकृत विभाग से लेने के बाद में बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और हम लोग उनको अनुदान भी देते हैं, छूट भी देते हैं। पुराने तालाबों को भी मछली पालन के लिए जीवित किया जाता है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। सबसे खास बात है कि इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है। मछली व्यवसाय से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। कृषि की तरह ही इनको मत्स्य पालकों को भी सब सब्सिडी और सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
उसी के तहत मत्स्य पालन में कई तालाबों के सुधार, जो जलप्लावित क्षेत्र हैं जहाँ पे लो लैंड है उनको तालाब बनाया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है प्रति हेक्टेयर। और साथ ही साथ में हमारे जो तालाब, पुराने तालाब हैं उनके निर्माण के लिए और बीज के लिए और हैचरी, नई हैचरियाँ बनवाने के लिए भी सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में मछली पालन में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1950 और 51 में देश में मछली का कुल उत्पादन 7.5 लाख टन था, जबकि 2004-05 में यह उत्पादन 63.04 लाख टन हो गया। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र में देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मत्स्य पालकों के लिए सुझाव: मत्स्य पालन हेतु निजी तालाब हो अथवा निजी भूमि या पट्टे का तालाब। इच्छुक व्यक्ति जिनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हो वह उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन हेतु पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी एवं मत्स्य पालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण तहसील स्तर पर लिया जा सकता है। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग, मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जाता है। मछली से शरीर के पोषण तथा निर्माण में संतुलित आहार की पूर्ति होती है, इसीलिए मछली उद्योग लगातार बढ़ रहा है। गांव से लेकर शहर तक, छोटे होटलों से लेकर बड़े सितारा होटल तक महंगी से महंगी मछली की मांग है और यही मांग मछली उद्योग को बढ़ावा देता है। सरकार भी मछली बाजार को बढ़ावा दे रही है। मत्स्य बाजार, मत्स्य हाट भी बनवाने का काम किया। कई जिलों में मत्स्य हाट बने हैं और आपके लखनऊ में भी, आपके ठाकुरगंज में मत्स्य बाजार बना है और कई करोड़ रुपए अभी और देने का काम किया है, जिससे मॉडर्न मत्स्य बाजार बने हैं, जिससे कहीं भी हमें मछली अगर एक्सपोर्ट करनी हो या बेचनी हो उसके लिए बड़े बड़े मार्केट, आप लखनऊ का ही हाट देख लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है, मत्स्य बाजार बना हुआ है। और भी अगर कोई बनवाना भी चाहता है उसके लिए भी हम मदद करते हैं। मछली पालन करने वाले किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदान से मछली पालन करने वाले किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि तालाबों और पोखरों की मछली भी विदेशों तक निर्यात की जा सके। तो देखा आपने कि मछली पालन से लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। सरकार भी चाहती है उनको अलग से साधन मुहैया कराए ताकि मत्स्य उद्योग से लोग जुड़े और लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सके। कृषि भले ही राज्य सरकार का विषय हो, पर केंद्र सरकार से मिलने वाले जो अनुदान है, जो मुआवजा राशि है, उसके बारे में निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये शिकायतें आती रहती हैं कि सरकार ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन बेमौसम बारिश और सूखे के चलते जिन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ राज्य की एक ऐसी स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के 27 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने आनन फानन में मुआवजे की घोषणा भी कर दी, लेकिन अभी भी किसानों को मुआवजे का इंतजार है। अब किसान ये चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिले ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में लेखपाल यानी कि जो पटवारी की भूमिका है वो काफ़ी अहम होती है, क्योंकि पटवारी ही खेतों में जाकर देखता है कि किस किसान की कितनी फसल खराब हुई है और उसी के आधार पर मुआवजा तय होता है। लेकिन अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो पेश है छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिले पूरी तरह से सूखा प्रभावित घोषित हैं। जांजगीर के चांपा जिले के किसानों की धान की फसलें पूरी तरह से सूख गई। बिन पानी धान की खेती बर्बाद। पहले राज्य सरकार ने 90 तहसीलों में सूखा घोषित किया, फिर 27 जिलों को। जिस छत्तीसगढ़ को धान की खेती के लिए जाना जाता है वह धान की खेती में अग्रणी है, पर इस बार कम बारिश के चलते बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के आधे से अधिक जिलों में कम बारिश के कारण धान की खेती की उम्मीदें जमींदोज हो गई। सूखे खेतों में दरारें हैं, हरी दिखने वाली फसलें सूख कर पीली पड़ गई हैं। ये देखकर किसान पूरी तरीके से टूट चुका है। किसान को सरकारी सहायता की उम्मीद थी कि सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा, पर किसान आज भी उस अदद मदद का इंतजार कर रहा है। फसल के नुकसान हुआ इस साल। कितना फसल हुआ है? और 8-10 बोरा एकड़। अच्छा, मुआवजा का क्या स्थिति है? मुआवजा कुछ नहीं मिला थे।
जिन जलाशयों से खेतों की सिंचाई होती थी वो आज सूख गए। सूखे के चलते राज्य के अधिकांश बड़े जलाशय में पानी कम है। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुछ किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिला भी, पर वो ना के बराबर था। पहले जो हम एकड़ पीछे 20 बोरा से 25 बोरा जो मिलता था वो अब 7 से 8 बोरा एकड़ मिल रहा है। और गवर्नमेंट का अभी तक क्या प्रोसीजर ये पता नहीं चल रहा है कि वो कितना मुआवजा देगा, कितना क्या करेगा। फसल बचाने के लिए किसान जूझे पर कोई फायदा नहीं निकला। गांव के बगल में बह रही नहर से एक बड़ी उम्मीद थी, पर यह नहर भी कई वर्षों पहले सरकारी लापरवाही का शिकार हो गई। नहर बहुत नीचे खोदी गई, बल्कि आसपास के खेत काफी ऊंचाई पर थे। अब नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता और धान की खेती सूख गई। किसानों की बदहाली जस की तस। नहर तो गुजारी गई उस क्षेत्र से, लेकिन किसानों को नहर का पानी नहीं मिलता। सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा सरकार को, और सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद किसानों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। वहाँ कोई काम नहीं खोले जा रहे हैं, वहाँ के लोग पलायन सोचने मजबूर हो गए हैं। तो ये सरकार जो इसके जो कार्य हैं, जिस गति से उनको राहत पिलाने का काम होना चाहिए किसानों को, वो नहीं कर पा रही है। बारिश कम होने की वजह से 30,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में रोपाई नहीं हो पाई। किसान पुराना रखा अनाज थोड़ा थोड़ा मंडी में बेचते हैं और किसी तरह घर का खर्चा चलाते हैं। बारिश नहीं होने के चलते जिले के छुरिया और डोंगर गांव क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित है। सूखे का मुआवजा किसानों को नहीं मिला, जो उनका हक था। किसानों को सरकार से उम्मीद है कि सूखे की राहत जल्द ही प्रदान की जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सब एक हार सूखे है साहब, और तहले का करी 7 एकड़ 5 एकड़ खेती वाला मन नाव एक पान के रोटी खाए ला नहीं पाए, कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो समस्या है। अभी काम नहीं खुले, कामों खुले है तो जेकर नाव रोजगार गारंटी में बन गए वो याद है, और दिगर आदमी के नहीं खुले तो बैठे हैं साहब। धान खरीदने वाले व्यापारी भी निराश है कि कम बारिश के चलते उत्पादन नहीं हुआ और गल्ला मंडी में औसत से कम अनाज पहुंच रहा है। पहले धान की खेती से ही यह अनाज मंडी रोशन थी, पर अब तो यहाँ दिन भर में बहुत कम ही अनाज पहुंचता है। कृषि राज्य सरकार का विषय है। मुआवजा वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, पर आज भी किसानों को इंतजार है कि उन्हें सूखे से बर्बाद फसल का उचित मुआवजा मिले और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो देखा आपने कि अभी भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, और जिन किसानों को मुआवजा मिला है उसमें उनकी जो चेक दी गई है उसमें काफ़ी ढेरों अनियमितताएं हैं। तो अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किसान कैसे किसान मेले से आधुनिक खेती के बारे में जानकारी ले रहा है। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को जागरूक करे, किसानों के बीच जाए, उसे मिट्टी, बीज और सिंचाई की अलग अलग जो पद्धतियां हैं उनके बारे में बताए, पर ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। जो कृषि विभाग है जो गोष्ठियां कराता है, सेमिनार कराता है, वो कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। किसानों को जागरूक नहीं किया जाता है। किसानों को ये नहीं बताया जाता कि वो अपनी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, जो टपक पद्धति है सिंचाई की उसका प्रयोग करें, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने एक ऐसे किसान मेले का आयोजन किया जहाँ पर प्रदेश भर के किसान आए और वहाँ पर उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है, साथ ही साथ आधुनिक खेती से कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाता है। और उस किसान मेले में कई तरीके के वैज्ञानिक भी मौजूद थे जिन्होंने किसानों को तरह तरह से जागरूक किया और बताया कि वो अपनी कृषि को कैसे लाभदायक बना सकते हैं। तो पेश है छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। किसान मेला किसानों की जागरूकता के लिए होता है।
ताकि किसान कृषि से जुड़ी जानकारी ले और कृषि को आधुनिक तरीके से करके आर्थिक स्तर बढ़ा सके। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय किसान मेला 2015 का आयोजन किया गया। सिर्फ पारंपरिक खेती में ही सिमटे थे, वो आज नकदी फसलों से मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में आधुनिक ट्रैक्टर, रोटावेटर, कृषि पावर टीलर, पंपिंग सेट, नेपसेक, कुदाल, सिंचाई पाइप, हार्वेस्टर, थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर सहित अन्य कई प्रकार के यंत्र किसानों को प्रदर्शित करने के लिए रखे गए, ताकि किसान कृषि को आधुनिक तरीके से करे और कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। ये है प्यारे लाल, लंबाई छोटी है पर कृषि को लेकर जागरूक है। स्नातक पास है पर कृषि ही करना पसंद करते हैं। राष्ट्रीय कृषि मेले में कई सारे किसान आए हुए हैं। इन किसानों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हम लोग के मेरे साथ एक ऐसे किसान हैं जो निःशक्त हैं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है, उत्साह है और वो खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाते हैं। कैसे करते हैं उससे बातचीत करते हैं। हम खेती किसानी करवाते हैं गांव में, घर में। तो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं बीए किया हूँ। तो बीए पास करने के बाद आपने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया, अब खेती बाड़ी में ही लग गए? हाँ, किया था शुरू में, लेकिन नहीं किया। खेती बाड़ी कराता हूँ, खेती बाड़ी से भी इनकम निकल जाता है। किसान मेले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई दुधारू नस्ल की गायों की भी प्रदर्शनी में जगह दी गई। पशुधन को किसानों का मित्र कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु रोजगार का मुख्य साधनों में से एक है। पशुओं के रखरखाव और उनके आहार के विषय में भी जानकारी किसानों को मिली। इस चल रहे आधुनिक कोल्हू की खास बात यह है कि इसमें बिजली की बचत है, क्योंकि ये बैलों से चलता है। हमारा ऊर्जा का स्रोत है पशु, जिसमें हमको किसी और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने इसको दूसरे से अभी इस तरह से तुलना नहीं किया है कि, लेकिन हमको ये 100% इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि खुद किसान इसको उपयोग कर सकता है, क्योंकि पशु ऊर्जा उसके पास खुद रहती है। इसमें किसी तरह से बिजली का या फिर और डीजल का किसी तरह का ईंधन का स्रोत नहीं है। बैलों से चलने वाला ये कोल्हू किसान प्रदर्शनी में सबके लिए आकर्षण था। इस कोल्हू में धान की कुटाई से लेकर आटा पिसाई, मसाला पिसाई और कोयला बनाने तक का काम हो सकता है। पशु ऊर्जा के सही उपयोग से ग्रामीण कृषि के अलावा भी लघु रोजगार अपना सकते हैं। गियर बॉक्स के थ्रू बैल को चलाते हैं। बैल के चलने से गियर बॉक्स से शाफ्ट के थ्रू अलग अलग मशीनों को हम लोग चलाते हैं, जिसमें कि धान मिंजाई का काम हो रहा है और ये पैरा कटाई है और मसाला पिसाई का है, जैसे कि आटा चक्की भी है। और हम इससे कोयला बनाने का भी एक मशीन स्थापित किया है, जिसको हम चला सकते हैं। जनरली गाँव में देखा जाता है कि 2 महीना काम लेने के बाद जो पशु ऊर्जा है वो रुक जाती है। तो इसके समुचित उपयोग के लिए कि बाकी सीजन में भी हम इसका समुचित कैसे उपयोग करें, उसके लिए हमने इस परियोजना के तहत इन मशीनों को स्थापित किया है यहाँ। भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि क्षेत्र में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी। ग्रामीण महिलाएं कृषि में पुरुषों के बराबर ही योगदान देती हैं। कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं के भरोसे ही खेती होती है। किसान मेले में महिलाओं की उत्सुकता से ही पता चलता है कि महिलाएं नई तकनीक सीखना चाहती हैं, ताकि फसल का उत्पादन बढ़ा सके। किसान मेले से किसानों को आधुनिक खेती करने के बारे में जानकारी के साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे बरकरार रखना है, वो भी इस प्रदर्शनी में किसानों ने सीखा। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देश भर की कुछ और छोटी छोटी कहानियों पर नजर डालेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं देश एक नजर। श्रीनगर में आजकल सूखी सब्जियों की मांग बाजार में काफी बढ़ गई है। ज्यादातर लोग सर्दियों में होने वाली सूखी सब्जियां, जिन्हें वहां हाकसू को सुखाकर रखती थी, जिससे कि बर्फबारी के दिनों में इन्हें बनाकर खाया जा सके।
श्रीनगर में दुकानदारों का कहना है कि वो 4 से 5 महीने तक इन सूखी सब्जियों को बेचते हैं। यहाँ पर्यटन की वजह से भी सूखी सब्जियों की मांग काफी है, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन्हें खाना काफी पसंद करते हैं। सर्दियों के मौसम में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित चिड़ियाघर में रखे गए सभी पक्षियों और जानवरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ रखे जानवरों को खाने के लिए फल और दूसरी कई चीजें दी जा रही हैं, जिससे उनके शरीर को गर्मी मिले। पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरों के पास बल्ब और जानवरों के कमरों के सामने हीटर लगाए गए हैं, जिससे इनके शरीर को गर्म रखा जा सके। अहमदाबाद में चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि वो डॉक्टर के द्वारा समय समय पर जानवरों की जांच करा रहे हैं। साथ ही चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सभी जानवरों की विशेष देखभाल करने के आदेश भी दिए गए हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक सर्वेक्षण के मुताबिक आनंदपुर साहिब और रोपड़ जिले के नांगल के निकट गेहूं के खेतों में कुछ जगहों पर पीला रतुआ रोग का प्रकोप नजर आया है, जिससे कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को चौकसी बरतने को कहा है, क्योंकि मौजूदा मौसमी हालत से यह फफूंदी वाला रोग दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। पंजाब का ये इलाका उप पहाड़ी क्षेत्र में है, इसीलिए कृषि वैज्ञानिक फसलों को कीट पतंगों के प्रकोप से बचाने की रोकथाम भी कर रहे हैं। चंबल नदी क्षेत्र में विशेष तौर पर घड़ियालों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य इन दिनों विदेशी पक्षियों का ठिकाना बना हुआ है। चंबल घाटी की खामोश वादियां यहाँ बड़ी संख्या में आए विदेशी मेहमान परिंदों की आमद से गूंज उठी है। ये परिंदे साइबेरिया, मंगोलिया, उत्तर भारत, कजाकिस्तान, चीन, तिब्बत से आए हैं, क्योंकि इन देशों में सर्दी शुरू होते ही हिमपात होना शुरू हो जाता है। ये प्रवासी पक्षी यहाँ अक्टूबर माह के अंतिम दिनों से आकर मार्च समाप्त होने तक धीरे धीरे अपने वतन को लौट जाते हैं। चंबल नदी के किनारे 427 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य के दोनों ओर लगभग 10-10 किलोमीटर तक बीहड़ फैला हुआ है। आसपास कोई भारी उद्योग न होने और खनिज उत्खनन आदि पर रोक लगी होने के कारण यहाँ का वातावरण एकदम शांत और प्रदूषण रहित है। महाराष्ट्र में किसान एक तरफ जहाँ सूखे से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद में किसानों के चेहरे मायूस हैं। औरंगाबाद के किसानों की इस परेशानी का सबब है वहाँ सर्दी अधिक बढ़ने से अनार के फल का फूटना। दरअसल इस साल औरंगाबाद में कई गांवों के किसानों ने करीब 5000 हेक्टेयर में अनार के बागवान लगाए थे, लेकिन सर्दी अधिक पड़ने और ठंडी हवाएं चलने से ज्यादातर अनार के फल फूट गए, जिससे किसानों को बाजार में अब इन फूटे अनार की सही कीमत नहीं मिलेगी और उन्हें काफी नुकसान होगा। किसानों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनकी परेशानी को देखते हुए बागान में अनार की खराब हुई फसल को देखने के लिए नहीं आया। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में आजकल किसान सब्जी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ के किसानों के पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं है और ये किसान पहले पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन अब नौशहरा के युवा किसान अपने खेतों में सब्जी उगाकर राजौरी, पुंछ और दूसरे इलाकों में सप्लाई करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। नौशहरा में किसानों द्वारा सब्जी की खेती शुरू करने से अब पूरे साल वहाँ के लोगों के लिए बाजार में ताज़ा सब्जी उपलब्ध रहती है। राज्य का कृषि विभाग इन किसानों को समय पर बीज और दवाइयाँ उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग कर रहा है। इस साल महाराष्ट्र में कम बारिश होने का असर सोलापुर में ज्वार की फसल पर काफी पड़ा है। ज्वार में सिंचाई की कमी रहने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हुआ है। किसानों का कहना है कि जिस खेती में 20 बोरी ज्वार होती थी, इस साल सूखा पड़ने की वजह से वहां सिर्फ 2 बोरी ज्वार की पैदावार हो पाई है। पानी की कमी होने से दक्षिण सोलापुर के मंदरूप गांव में किसानों की आर्थिक हालत कमजोर हो रही है। सोलापुर के कई गांवों के किसान खेतों में पिछली और इस बार की फसल खराब होने से काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन के एक गांव में तेंदुआ घुस आया और 2 लोगों को जख्मी कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जालौन के लोगों ने इसकी खबर प्रशासन के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों को लेकर जालौन के गांव पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ने में कामयाब हुए। तो आज हमने अपने मेरे देश की धरती के इस कार्यक्रम में बात की कि मत्स्य उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की है ताकि देश भर में जो मछली पालन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को अभी भी राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला है उनको, और जो मुआवजा मिला है सूखे का उसमें कई अनियमितताएं हैं। उसके बाद हमने बात की कि किसान मेले से कैसे जो किसान हैं वो आधुनिक खेती सीख रहे हैं और वो अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना न भूलें। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।